हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं ग्लोबल सर्फेस लिमिटेड एंड इसके आने वाले आईपीओ की। बट कहीं से भी आप इस वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मान लेना। आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो के बेसिस पर आपने इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगा दिए, या फिर जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। नहीं, ये स्टॉक मार्केट है। अगर यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को अपॉइंट करना चाहिए एंड उससे डिस्कस करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो मैं कंपनी के आईपीओ पेपर देखने के बाद एंड अपना खुद का एनालिसिस लगाने के बाद बना रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन छूट जाए। हाँ, इस वीडियो को देखकर आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जब भी आप इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं नहीं खरीदने, ये वीडियो आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो के बेसिस पर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर आईपीओ में पैसे डाल दिए, हो सकता है आपका हैवी लॉस हो जाए। अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर इस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, एक बार अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। एंड साथ ही साथ आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्लोबल सर्फेस लिमिटेड ये कंपनी कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है। इस कंपनी की राजस्थान के जयपुर में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड बेसिकली ये कंपनी नेचुरल स्टोन्स की प्रोसेसिंग करती है। जो इंजीनियर क्वार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। नाउ जो नेचुरल स्टोन की प्रोसेसिंग होती है वो अपने आप में काफी क्रिटिकल होती है, बिकॉज जो नेचुरल स्टोन होता है, 2 स्टोन कभी भी एक जैसे नहीं होते। उनकी साइज डिफरेंट होती है, उनका डिज़ाइन डिफरेंट होता है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। इस वजह से जो नेचुरल स्टोन है इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट, ओएनएक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जो इंजीनियर क्वार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनकी भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस होती हैं। तो जो ये कंपनी है ये नेचुरल स्टोन्स की प्रोसेसिंग करती है एंड इंजीनियर्ड क्वार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन 2 कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की रेवेन्यू मिक्स की, तो जो नेचुरल स्टोन है यहाँ से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 11% की रेवेन्यू आती है एंड बाकी रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मैन्युफैक्चर क्वार्ट्स के थ्रू। अब जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर देती है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 99% वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज में। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है एंड ये कंपनी राजस्थान के जयपुर से सीधे दुबई जा रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। एंड उसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 155 करोड़ रुपीज का। इसमें से 119 करोड़ रुपीज का ये फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। नाउ इस आईपीओ के थ्रू जो 119 करोड़ रुपीज इस कंपनी के पास आएंगे, उनमें से 90 करोड़ रुपीज का ये कंपनी यूज करेगी अपनी दुबई में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए एंड बाकी पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 133 रुपीज से 140 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 100 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,000 रुपीज की। 13 मार्च को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 15 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 मार्च को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले 3-4 सालों से इस कंपनी की सेल्स वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। इस कंपनी की सेल्स वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। हालांकि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इतना कुछ खास नहीं है एंड ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। बट अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज वो कम होती जा रही है। एंड ऐसा नॉर्मली होता है जब कंपनी ग्रो कर रही होती है एंड इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है, इस कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो वो कम होगा ही होगा। ये मैक्सिमम केसेस में होता है। हाँ, अगर ये कंटिन्यूसली कम होता रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड माइंडेड, जो कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज होती है वो सीधे सीधे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होती है। जितना कंपनी अपने रॉ मटेरियल में सेव कर पाएगी वो सीधा सीधा कंपनी की प्रॉफिट पर इम्पैक्ट करता है। एंड अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं, नेट मार्जिन्स देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो एक जिगजैग फिगर नजर आती है। इस कंपनी के ये मार्जिन्स वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी मिसिंग है। कंसिस्टेंसी मिसिंग है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग होता है। बिकॉज अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस नहीं है तो उसके बेसिस पर आप उस कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते। हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में वो एकदम से बढ़ जाए या फिर वो एकदम से कम भी हो सकती है। एंड ये जो फ्लक्चुएशन है
ये भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही इस कंपनी की डेट बोरोइंग वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बट रिसेंट में इस कंपनी ने काफ़ी सारा अमाउंट बोरो भी किया है। बट अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी के रिजर्व्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। कंसर्निंग क्या है? कंसर्निंग है इस कंपनी का रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कैश जनरेशन। ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश है जो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ती जा रही है, बट कंपनी का ऑपरेटिंग कैश ये कम होता जा रहा है। एंड ऑपरेटिंग कैश का कम होना कई बार ये भी रिफ्लेक्ट करता है दैट कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही हो, बिकॉज प्रॉफिट तो आपका बढ़ता जा रहा है बट कैश जनरेशन कम होता जा रहा है। कंसर्निंग होता है ये। अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर को रिकॉग्नाइज किया है, वो है पोकर्ना लिमिटेड। अगर हम पोकर्ना लिमिटेड के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज पोकर्ना लिमिटेड इस कंपनी से 3 गुने से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। पोकर्ना लिमिटेड के एबिटा मार्जिन्स भी इस कंपनी से बेटर है, बट इस कंपनी के पैट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो पोकर्ना लिमिटेड से कहीं बेटर है। बट अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं तो ये कंपनी पोकर्ना लिमिटेड से थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ही अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि जो डिफरेंस है वो ज़्यादा मटेरियल नहीं है, डिफरेंस वो थोड़ा सा ही है। सो क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ये हाईली रिस्की होता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आप इस वीडियो को देखो, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसका यूज़ करो एंड अपना एक बेटर डिसीजन लो। एंड जब भी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करोगे उस टाइम भी आप इस वीडियो के कंटेंट को डिस्कस कर सकते हो। सो सब्सक्राइब करना नहीं करना आपका अपना डिसीजन है, बट कुछ फैक्टर्स आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि जो ये इंडस्ट्री है ये हाईली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं एंड ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये आपस में कम्पीट करती हैं। इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम होता है। ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर कैश में डीलिंग वो बहुत ज़्यादा होती है, बट जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। एंड यही रीज़न है इस कंपनी ने अपने आरएचपी में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, सिर्फ एक ही कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा पॉइंट है इस कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। अभी तो कंपनी ग्रो कर रही है इसलिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट अगर फ्यूचर में ये मार्जिन कंटिन्यूसली नीचे जाते रहे तो वो बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। बिकॉज किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो सीधे सीधे उस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर डिपेंड करती है एंड वहाँ पर इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है, बिकॉज इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। तीसरा फैक्टर इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने सितंबर तक के फाइनेंशियल प्रेजेंट किए हैं एंड अगर हम पोकर्ना लिमिटेड के दिसंबर के फाइनेंशियल्स देखें तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस कंपनी के भी दिसंबर फाइनेंशियल्स में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हो, इस वजह से ये कंपनी अपने दिसंबर के फाइनेंशियल्स दिखा नहीं रही है, बिकॉज ये मार्च है एंड अगर आपने अभी तक अपने दिसंबर के फाइनेंशियल्स रेडी नहीं किए हैं दैट मीन्स अब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है बिकॉज हो सकता है कंपनी जानबूझकर अपने दिसंबर के फाइनेंशियल्स नहीं दिखा रही है, हो सकता है उसकी वजह से आईपीओ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। अगला पॉइंट है करंट मार्केट अनसर्टेनिटीज। अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व हैं, आप मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा करंट में मार्केट की क्या पोजीशन है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, फंड हाउस वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ टाइम तक शेयर्स की बाइंग मत कीजिए, अपने पैसे को कंजर्व करो, अगर राइट अपॉर्चुनिटी आती है तो बाय करो। ऐसे ही इंडिया के अंदर 2024 में बहुत बड़े इलेक्शन होने वाले हैं एंड उससे पहले मार्केट में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी तो रहती ही रहती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस कंपनी की वैल्यूएशन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है एंड जो आपको कॉम्पिटिटर है उसकी सेल्स आपसे 3 गुना है, उसके बेटर एबिटा मार्जिन हैं, तो वो कंपनी ऑपरेशनली आपसे ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर रही है। ये एक छोटा सा वीडियो था ग्लोबल सरफेस लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।